हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 8 दिसंबर 2025 को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का। इसमें पूछे गए साइंस के सारे प्रश्नों को। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे ऐप पर जाना है। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, आपको पीडीएफ सारे इसी में दिखेंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। किस धातु को अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है। रिएक्टिविटी सीरीज ये आपको दिया गया है धातु अधातु चैप्टर क्लास 10th के अंदर। आपको कंठस्थ होना चाहिए। इतने सारे सवाल यहाँ से बनते हैं और इतने सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। पता ही होगा आपको, है ना, अगर आपने PYQ देख रखा है तो। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर से नीचे आते हैं तो जो क्रियाशीलता है धातुओं की वो घटती जाती है ना। सबसे ऊपर जो धातु है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है इन सारे धातुओं में, और सोना जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है। कॉपर के ठीक कौन सी धातु है, कॉपर के ठीक ऊपर कौन सी धातु है, लेड है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो ये जो श्रेणी है ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। इसको बार बार लिखिए, है ना, बार बार याद कीजिए, कॉपी पर लिखिए और इसको कंठस्थ कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये। HNO3 का आणविक द्रव्यमान 63 है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। देखो आणविक द्रव्यमान कुछ भी रहे, है ना, मॉलिक्यूलर मास कुछ भी हो, जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का वो चेंज थोड़ी होता है। एटॉमिक मास चेंज नहीं होता है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है इसका टोटल मास जो है 63 आया हुआ है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास चाहे कुछ भी हो, एटॉमिक मास जो होता है किसी एलिमेंट का वो चेंज नहीं होगा, वो एक ही समान होगा हर जगह, है ना। चाहे वो कोई सा भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, या नाइट्रिक एसिड है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, तो भी उसमें ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा वो 16 ही होगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु प्रारंभ में 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। 5 सेकंड के लिए इसकी गति की विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का एक नियत बल लगाया जाता है। उस वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा। आपको देखो दिया गया है प्रारंभिक वेग, समय दिया गया है, अंतिम वेग आपसे पूछा गया है, आपको बल दिया गया है और आपको द्रव्यमान दिया गया है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। मान लीजिए वस्तु जो है इधर की ओर जा रही थी अपने इस वाले वेग से, फिर क्या हुआ, एक बल लगाया जाता है इस गति के विपरीत दिशा में। गति की दिशा ये है और बल की दिशा ये है। ये बल लगाया जाता है 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है और पूरे 5 सेकंड तक लगाया जाता है, पूरे 5 सेकंड तक लगाया जाता है। क्या समय के साथ इसका वेग बढ़ेगा या घटेगा। इसका वेग घटेगा। जिस दिशा में यह वस्तु जा रही थी उसके विपरीत दिशा में बल लगाया गया है तो इसका जो वेग है वो घटेगा, है ना, इसका वेग घटेगा। अच्छा, किस रेट से घटेगा, क्या आप ये बता सकते हैं किस रेट से घटेगा। रेट हमें कौन बताता है भाई, किस रेट से वेग में परिवर्तन हो रहा है, किस रेट से किस दर से वेग में परिवर्तन हो रहा है, ये कौन बताता है, त्वरण बताता है। ये हमें जानकारी त्वरण से मिलता है। त्वरण ही तो बताता है ना कि वेग में परिवर्तन की दर क्या है। तो त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, लेकिन हमें बल दिया गया है, समय दिया गया है, तो इससे जो है हम लोग त्वरण निकाल लेंगे क्योंकि हमें v तो चाहिए ना, v दिया थोड़ी है। तो त्वरण हो जाएगा 30/5। अब यहाँ पर बल हम ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक दिशा में बल लगाया गया है ना। इधर वाली दिशा को हम लोग धनात्मक मानेंगे, इधर वाली दिशा को हम लोग ऋणात्मक मानेंगे। ठीक, 30 तो सही है ना। मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, गलत हो जाएगा। समय नहीं, यहाँ पर द्रव्यमान देना है ना, द्रव्यमान देना है। -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड। ये त्वरण हमें बता रहा है कि यार स्क्वायर हो जाएगा। हर 1 सेकंड में जो वेग है 3 मीटर पर सेकंड से घट जा रहा है, हर 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से घट जा रहा है।
तो प्रारंभिक वेग इसका 3 मीटर पर सेकंड था। 1 सेकंड के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। 3 मीटर पर सेकंड से घट के 0 हो जाएगा, यानी जो वस्तु है रुक जाएगी। लेकिन बल तो पूरे 5 सेकंड के लिए लग रहा है, बल तो पूरे 5 सेकंड के लिए लग रहा है, तो यानी 2 सेकंड बाद आप इसका वेग देखेंगे तो ये 3 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है आपको? ये वस्तु जो है इधर की ओर जा रही थी 3 मीटर पर सेकंड से, इस पर जो है बल लगा। 1 सेकंड के बाद मान लो कि वस्तु जो है वो यहाँ आ गई, वस्तु यहाँ आ गई, लेकिन अब इसकी स्पीड जो है, वेग जो है वो 0 हो चुका है, 0 हो चुका है। अब क्या होगा, अभी भी बल इसके ऊपर लग ही रहा है भाई, 1 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड हुआ है, अभी तो 4 सेकंड तक लगना बाकी है। तो अब जो है इसका वेग इधर की ओर आपको मिलेगा। 1 सेकंड बाद देखेंगे तो वेग 3 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा। 2 सेकंड बाद देखेंगे तो 1 सेकंड में तो वेग 0 हो गया है, तो 2 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद देखेंगे तो 3 + 3 6 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा। 4 सेकंड में आप देखेंगे तो ये 9 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा, लेकिन माइनस लगा देंगे उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद 5 सेकंड में देखेंगे तो फिर से 3 से बढ़ चुका होगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, तो 12 मीटर पर सेकंड बोलेंगे, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह बता रहा है, देखो वेग क्या है कि पहले जिस दिशा में वस्तु चल रही थी, वेग धीरे 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 जो रुक 0 हो गई है ना। 3 मीटर पर सेकंड से वस्तु जा रही थी, उल्टे डायरेक्शन में बल लगा तो वेग घटते 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 0 हो गया, और फिर इस दिशा में जो है वेग बढ़ना चालू हुआ, फिर इस दिशा में जो है वेग बढ़ना चालू हुआ। समझ में आया आपको? तो अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग ये 12 मीटर पर सेकंड। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है आपको कि जिस दिशा में बल लगा है ना, उस दिशा में वेग अब 12 मीटर पर सेकंड हो चुका है। ठीक है, समझिए इस चीज को। ये मान लीजिए कि वस्तु 3 मीटर पर सेकंड से जो है वो जा रही थी, इस दिशा में बल लगाया गया। जब इस दिशा में बल लगाया गया तो जो इसका वेग है घटते 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 0 हो गया 1 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से वेग जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है। तो यहाँ पर आने 1 सेकंड बाद यहाँ पर आ गई ये वस्तु और रुक गई, लेकिन बल अभी भी लगेगा 4 सेकंड तक। तो अब वो वेग जो है बढ़ना चालू होगा, लेकिन इस वाले दिशा में, उल्टा दिशा में, है ना। तो 2 सेकंड के बाद वेग 3 से बढ़ चुका होगा, चेंज हो गया होगा, तो 3 मीटर पर सेकंड, फिर 3 सेकंड में 6, फिर 4 सेकंड में 9 और 5 सेकंड में 12 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं v = u + at, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो a का मान है आप -3 डालते हैं, क्योंकि आपको ना यहाँ पर मंदन जो है मिलेगा। त्वरण का जो ऋणात्मक होता है उसे मंदन बोलते हैं। मंदन मतलब जो वेग है वो घटेगा। जब भी मंदन आपको दिख जाए समझ जाना कि वेग जो है वो घटेगा। तो यहाँ पर -3 लेते और यहाँ पर 5 लेते, 3 - 15 -12 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आता। तो आप ऐसे सोच सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट इसका मतलब क्या हुआ ये मैंने आपको समझा दिया। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब वो जलेंगे तो ज्वाला जो है उत्पन्न होगी, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलते हैं सिर्फ, लेकिन ज्वाला जो है उत्पन्न नहीं होती है, फ्लेम आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ज्वाला के साथ गैसीय पदार्थ जलते हैं, ज्वाला के साथ गैसीय पदार्थ जलते हैं। मान लो आप एक ठोस को जलाते हैं, एक ठोस को जलाते हैं और उसमें भी आपको ज्वाला देखने को मिलता है। इसका मतलब उस ठोस में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वाष्प में बदल रहे हैं, है ना, और इसीलिए आपको ज्वाला जो है देखने को मिल रही है। जैसे ही वाष्पशील पदार्थ ठोस से खत्म हो जाएगा, वो ठोस जलेगा लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी। तो पेट्रोल वाष्पशील है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए आपको ज्वाला देखने को मिलती है इसमें, इसको जलाने पर। मोम है, ये भी जो है वाष्पशील, मतलब वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है मोम, और आपको ज्वाला देखने को मिलती है। एलपीजी अपने आप में गैस है, तो गैसीय पदार्थ तो ज्वाला के साथ जलते ही हैं। चारकोल, चारकोल में कोई गैसीय पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ नहीं होता है, तो चारकोल को आप जलाएंगे तो ये जलेगा लेकिन ज्वाला उत्पन्न जो है वो नहीं होगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। विरल माध्यम उसको बोलते हैं, विरल माध्यम उसको बोलते हैं जिसका अपवर्तनान कम होता है। दो माध्यमों में विरल माध्यम वो होता है जिसका अपवर्तनान कम होता है, उसे विरल माध्यम कहेंगे, और जिसका अपवर्तनान ज़्यादा होता है उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स जो ध्यान में रख सकते हो। एक तो अविलंब की ओर
जो प्रकाश किरण है वो मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ेगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे वायु से पानी में प्रकाश किरण जाए तो अविलंब की ओर प्रकाश किरण मुड़ जाएगी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं अविलंब की ओर मुड़ती है। और जब ऐसा होता है तब आप याद रखेंगे जो आपतन कोण होता है वो जो अपवर्तन कोण होता है वो आपतन कोण से छोटा होता है। ठीक, और इसके ठीक उल्टा आप कहां बोलेंगे, जब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। एक मैं बनाकर दिखाता हूं यहां पर। मान लीजिए कि इधर वायु है और इधर जो है पानी है। मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, ये आपतन बिंदु हो जाता है, ये अविलंब हो जाता है और प्रकाश किरण ऐसे अविलंब की ओर झुक जाएगी। वायु विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है ना, तो अविलंब की ओर जो है वो झुक जाएगी। ये हमारा आपतन कोण होता है, ये हमारा अपवर्तन कोण होता है। अविलंब की ओर अगर झुक जाती है तो जो अपवर्तन कोण होता है आपतन कोण से छोटा हो जाता है। तो ये मैंने इस वाले केस का जो है ये पहला, मान लो तो ये पहला केस का जो है हम लोगों ने बनाया है। जब ये सीन बनेगा तो क्या बोलेंगे आप कि अविलंब से दूर झुकती है, अविलंब से दूर, अविलंब से दूर मुड़ती है। आप ऐसे लिख दो, ये अविलंब से दूर झुकती है ना, अविलंब से दूर मुड़ती है। और दूसरा केस आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, दूसरा क्या बोलेंगे कि जो अपवर्तन कोण है वो बड़ा हो जाएगा आपतन कोण से। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु भूमि के निकट स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी गति की दिशा, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन की तरफ गिर रही है तो लगातार जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। तो अगर वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो लगातार जो इसकी स्पीड है बढ़ेगी। वेग की दिशा नीचे है, त्वरण की दिशा नीचे है। ठीक, चाहे वेग की दिशा चाहे त्वरण की दिशा, दोनों की दिशा जो है नीचे की ओर। तो उसकी गति की दिशा के बारे में पूछा गया। अगर पूछा जाता वेग या फिर चाल, बोलते हैं भाई बढ़ेंगे ये दोनों के दोनों, लेकिन दिशा तो समान रहेगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिमोसा पोडिका की पत्तियों को छूने पर वे किस क्रियाविधि के कारण मुड़ जाती है। छुई मुई की पत्तियां होती है। मिमोसा पोडिका वैज्ञानिक नाम है। छुई मुई का जो प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट जो होता है, उसी का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पोडिका है, ये याद रखिएगा। तो ऐसे टच करते हैं तो पत्तियां मुरझा जाती हैं। अब ना तो उसके अंदर तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिकाएं हैं जो हमने स्पर्श किया और उसने महसूस कर लिया, और ना ही उसके पास पेशियां हैं। जंतुओं के पास तो पेशी होते हैं जो संकुचित जो है वो होती है, लेकिन इसके पास ना तो तंत्रिका ऊतक है और ना ही पेशियां है। फिर भी हमारे टच को वो सेंस पत्तियां जो है कर लेती है और फिर वो रिस्पॉन्ड भी करती है, रिएक्ट भी करती है, मुरझा जाती है। कैसे ये हो पाता है, तो कोशिकाओं में जो जल पाया जाता है उसकी मात्रा में परिवर्तन करके। कोशिका में जल जब घुसती है कोशिका फूल जाती है, और कोशिका से जब जल बाहर निकल जाता है तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। तो जो पत्ती की कोशिकाएं होती है उसमें जो जल भरा होता है उसके मात्रा में परिवर्तन करके जो है ये पत्तियां मुरझाती है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लांट के पास ना तो पेशी है और ना ही तंत्रिका है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या हो गया। तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये होता है प्रोटॉन की संख्या जो नाभिक में है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एक कण विराम अवस्था से गति करना शुरू करता है और एक समान त्वरण से गति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कण के लिए सही वेग समय ग्राफ दर्शाता है। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ विराम से गति करना शुरू करता है। ठीक, अच्छा ये बताएं क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लो कि हम ग्राफ अगर ऐसा बना दें, ऐसा बना दें, क्या ये ग्राफ सही होगा। ये ग्राफ तो हमें ये बता रहा है कि समय में आप आगे बढ़ते जाएं, समय में आप आगे बढ़ते जाएं, जो वेग है वो एक ही पॉइंट पर अटक गया है, नहीं बढ़ रहा है वेग। देखो समय में आप आगे बढ़ते जाओ, मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, लेकिन वेग जो है देखो यहीं पर अटका हुआ है।
वेग यहीं पर अटका हुआ है, ठीक। तो ऐसे केस में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, ये वेग कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन बोला जा रहा है कि त्वरण है, त्वरण है, यानी कि वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा, चाहे वो वेग बढ़ेगा चाहे वो वेग घटेगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन एक समान होगा, परिवर्तन एक समान होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जो त्वरण है वो है धनात्मक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकंड में जो वेग है 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रहा है। अगर यही मान लो मैं -2 मीटर पर सेकंड बोल दूं, ये भी एक समान वेग है, ये भी एक समान त्वरण है, लेकिन इसमें क्या है कि वेग जो है हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से घट जा रहा है। तो ये तो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो एक क्षैतिज रेखा तो हम नहीं बोलेंगे, ये क्षैतिज रेखा ये तो संभव नहीं है, ठीक। अब देखिए वेग जो है, वेग में जो परिवर्तन है वो एक समान हो रहा है, वेग में परिवर्तन एक समान हो रहा है, तो कोई भी कर्व ग्राफ जो है आपको नहीं मिलेगा। ये परवल है यानी कि कर्व ग्राफ है ना, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ वेग में जो परिवर्तन है हो तो रहा है, लेकिन वो समान दर से हो रहा है ना, समान दर से हो रहा है। कहा जा रहा है कि देखो विराम अवस्था से गति करना जो है शुरू करता है, यानी पहले जो कण है वो रुका हुआ था, उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ है और एक समान त्वरण है। तो सीधी सी बात है कि जो वेग है वो बढ़ा होगा, वेग तो बढ़ा होगा, 0 से स्टार्ट किया था चलना, और अब उसके पास त्वरण है, तो वेग बढ़ा होगा, तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कर्व नहीं मिलेगा, ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कर्व नहीं मिलेगा। देखो ऋणात्मक ढलान के साथ मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक रेखा, ऋणात्मक ढलान के साथ, यानी स्लोप इसका नेगेटिव आना चाहिए, स्लोप नेगेटिव। वेग समय ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेग समय ग्राफ का स्लोप क्या देता है, त्वरण देता है, तो त्वरण जो है ऋणात्मक होगा क्या यहाँ पर, नहीं। देखो 0 से स्टार्ट किया था और एक समान त्वरण से वो गति कर रहा है, एक समान मंदन नहीं लिखा हुआ है, त्वरण लिखा हुआ है ना, एक समान मंदन नहीं लिखा हुआ है, त्वरण लिखा हुआ है, यानी वेग बढ़ रहा है, पहले 0 था अब बढ़ रहा है, लेकिन समान दर से बढ़ रहा है, तो जो स्लोप है वो धनात्मक होगा ना कि ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक वाला आंसर गलत हो जाएगा, धनात्मक ढलान के साथ मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सरल रेखा है, ये आपको आंसर मिलेगा, है ना। ये मूल बिंदु है, यहाँ पर वेग 0, यहाँ पर वेग 0, और उसके बाद वेग जो है वो बढ़ा है समान दर से, क्योंकि समान जो है वो त्वरण है। v बराबर u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है, ये प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, v बराबर a इंटू में t। क्या ये y बराबर mx है, मैथ्स में आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ते हैं, उसका इक्वेशन ये मिलता है y बराबर mx, है ना। ये ग्राफ y बराबर mx का मतलब स्ट्रेट लाइन है और सीधी रेखा है और मूल बिंदु से होकर के ये जाएगी। तो देखो यहाँ पर y बराबर mx का मतलब होगा ये y एक्सिस, x एक्सिस, और जो स्लोप है यहाँ पर वो धनात्मक है, m जो है यहाँ पर स्लोप है। तो जहाँ पर y है वहाँ पर v है, यहाँ पर जहाँ पर x है यहाँ पर t है, और जहाँ पर m है यहाँ पर a है, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, जो स्लोप है वो धनात्मक है, इसी को स्लोप बोलते हैं ना। ये एंगल जो बनता है समय एक्सिस के साथ, इस ग्राफ का जो एंगल बनेगा उसी का आप टैन निकालेंगे, टैन निकालेंगे, ये टैन ही जो है आपको स्लोप देता है। तो अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझा दिया, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये जो एंगल आएगा टैन थीटा, इसको हम लोग स्लोप बोलेंगे एम। सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक उभयनिष्ठ विशेषता यह है कि, यानी जितनी भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उन सारे में एक कॉमन जो है फीचर है, कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सा है कि आयनों का आदान प्रदान होता है ना, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो धातु लवणों के बीच धातु आयनों का आदान प्रदान होता है, ये एक प्रॉपर्टी है द्विविस्थापन अभिक्रिया की कि आयनों का आदान प्रदान होता है। जब दो भिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों की अंतर्निहित यादृच्छिक गति के कारण यादृच्छिक रूप से मिश्रित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यादृच्छिक मतलब रैंडम, है ना। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, उनके कण जो है वो रेंडमली अपने आप मिक्स हो जाते हैं, इस घटना को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे मिक्स होते हैं,
हर पदार्थ अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं। हर पदार्थ जो है अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं और रेंडमली जो है खुद ही मिक्स हो जाते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिफ्यूजन बोलते हैं इसे। जैसे एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें एक बूंद आप इंक का डाल दीजिए, धीरे धीरे इंक के जो कण हैं वो पानी में अपने आप ही मिश्रित हो जाएंगे, फैल जाएंगे पूरे पानी में, तो डिफ्यूजन हो गया। यही सवाल जो है आपसे पूछा गया है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जैसे जीवों में मुंहकुलन की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? मुंहकुलन अपने आप में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जो हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। ये मुंहकुलन जो है हाइड्रा में होता है और साथ में ईस्ट में भी होता है। ईस्ट यानी कि खमीर इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है कि पहले ना एक मुकुल निकलता है, एक बड जो है यहाँ से निकलती है, एक बड निकलती है। सेल डिवीजन के जरिए जो है यहाँ की जो कोशिका विभाजनकारी जो कोशिका है वो ऐसे डिवाइड होकर के एक बड का निर्माण जो है करती है। फिर ये जो बड है ये बड़ा होगा, मैच्योर होगा, है ना। बड जो है बड़ा होगा, मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद जो है ये अपने जनक से ऐसे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और एक नया हाइड्रा ये कहलाएगा। तो एक मुकुल नियमित कोशिका विभाजन के कारण एक उभार के रूप में बनता है और परिपक्व होने पर अलग हो जाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक मुकुल केवल लैंगिक प्रजनन के दौरान बनता है, लैंगिक प्रजनन नहीं, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। शरीर के किसी टूटे हुए भाग से एक मुकुल बनता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जीव के भीतर विशिष्ट कोशिकाओं से एक मुकुल बनता है और जीवन भर जुड़ा रहता है, नहीं, ये तो सही है। जीव के भीतर विशिष्ट कोशिकाओं से खास तरह की कोशिका होती है, उससे जो है बड बनता है, लेकिन जीवन भर जुड़ा रहता है। बस इसके कारण ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जा रहा है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक तो सही था, लेकिन यहां पर खेल जो है वो बिगड़ गया। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय प्रजनन में मदद करता है? कोशिकीय प्रजनन का मतलब यहाँ पर सेल डिवीजन से है। सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का तो भाई तगड़ा रोल होता है, यही पूरा कमांड करता है सेल डिवीजन को, है ना। ऐसे ही मस्तिष्क थोड़ी कहा जाता है कोशिका का, नाभिक को। तो सेल डिवीजन में जो है ये नाभिक का रोल होता है। सही है, सही है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ का काम प्रोटीन बनाना और स्मूथ का काम लिपिड बनाना। उसके बाद प्लास्टिड, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, किचन हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। एक फ्यूज विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है। जो फ्यूज को हम लोग लगाते हैं सेफ्टी पर्पज से, सुरक्षा की दृष्टि से, उसे हमेशा ही चाहे वो इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ चाहे मेन फ्यूज क्यों ना हो, लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। जब विद्युत धारा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है, बिल्कुल सही है। ओवरलोडिंग का केस हो गया, अचानक से धारा जो है बढ़ गई सर्किट में, तो वैसे में जो ये फ्यूज का तार है वो गल जाता है और परिपथ टूट जाता है, धारा प्रवाह होना बंद हो जाती है। दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? अब देखो ये आपको क्लास 10 के लेवल पर पढ़ना नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल जो है 100 में, है ना, 100, 150, 200 में एक आध सवाल आ जाते हैं ऐसे, जो आपको क्लास 11th में 12th में पढ़ना होता है, क्लास 9 10 के लेवल पर जो है वो नहीं पढ़ना होता है ना। तो ये है निसल कणिकाएं। आप जानते हो कि जो तंत्रिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है ना, जो तंत्रिका कोशिका होती है इसमें ये तो डेंड्राइट है ना, ये तो डेंड्राइट है, लेकिन ये
अंदर में जो है साइटोप्लाज्म होता है और ये न्यूक्लियस है। इस पूरे को हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं या फिर सोमा बोलते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में जो है कुछ कण पाए जाते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसे निसल ग्रेन्यूल कहा जाता है। जिसे निसल ग्रेन्यूल कहा जाता है ना, निसल कणिकाएं कहा जाता है। ये जो निसल कणिकाएं होती है ये कणिकाएं बनी होती है राइबोसोम और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बने होते हैं निसल कणिकाएं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको? सेल बॉडी में, यानी कि इस कोशिका द्रव में, न्यूरॉन के सेल बॉडी में। तो निसल कणिका के बारे में जो है आपको पढ़ना नहीं है क्लास 10th के लेवल पर, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर। जब किसी वस्तु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। अगर आप h को डबल करोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी डबल हो जाएगी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन की वह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं को गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में डीएनए की आधी मात्रा प्राप्त होती है डैश कहलाती है। 2 प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस, है ना, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो माइटोसिस में हम जानते हैं एक कोशिका से 2 नई कोशिकाएं बनती हैं और जो गुणसूत्र की संख्या है वो नहीं बदलती है ना, वो नहीं बदलती है। तो अगर गुणसूत्र की संख्या नहीं बदली तो हम बोलेंगे कि डीएनए की जो मात्रा है वो भी नहीं बदलेगी, है ना। गुणसूत्र की संख्या अगर नहीं बदली तो डीएनए की मात्रा भी नहीं बदलेगी। गुणसूत्र जो है किससे बना होता है? डीएनए से तो बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम, राइट। लेकिन हमसे क्या पूछा है? कोशिका विभाजन की वह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं को गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में डीएनए की आधी मात्रा प्राप्त होती है। हाँ, तो मियोसिस में ऐसा होता है। मियोसिस में एक कोशिका 4 नई कोशिका बनती है, लेकिन जो चारों कोशिका के पास क्रोमोसोम की संख्या होती है वो जनक कोशिका से आधी होती है। तो अगर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई यानी कि जो डीएनए की मात्रा है वो अब आधी हो चुकी है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे अंदर जो है शुक्राणु और अंडाणु बनाने वाली कोशिका होती है वो मियोसिस करती है। तो क्या होता है कि 46 गुणसूत्र है अभी जनक कोशिका में, ये 23 हो जाते हैं। तो डीएनए की मात्रा अब आधी हो चुकी है। डीएनए की मात्रा आधी हो चुकी, जैसे ही क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है डीएनए का जो कंटेंट है वो भी आधा हो चुका है। फिर से एक बार विभाजन होता है यहाँ पर इन दोनों का। तो ऐसे लास्ट में जाकर 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। चारों में देखो गुणसूत्र की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। यहाँ जनक कोशिका में 46 और इन सारे में 23। तो इसी पूरे को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। ये जो है पहला जो स्टेप आया यहाँ पर, इसे हम लोग मियोसिस 1 बोलते हैं और इसे हम लोग मियोसिस 2 बोलते हैं और इस पूरे को हम लोग एक साथ क्या बोल देंगे? मियोसिस बोल देंगे। वहीं इसमें क्या होता है? माइटोसिस में एक कोशिका 2 नई कोशिका बनाती है और गुणसूत्र की संख्या जो है वो नहीं बदलती है। इसमें 46, इसमें 46, इसमें 46, इसे हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। बस एक बार डिवीजन होता है, इसमें 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो जो शुक्राणु और अंडाणु, पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु बनाने वाली जो कोशिका होती है केवल वही मियोसिस करती है। अन्य सारी कोशिकाएं जो होती है वो माइटोसिस करती है। हम जो बच्चे थे और इतने बड़े हो गए, पहले हम एक भ्रूण थे, भ्रूण से आज इतने बड़े हो गए माइटोसिस के जरिए, इसी के जरिए, ठीक। और अगर आप पुरुष हैं तो आपके अंदर जो शुक्राणु बन रहा है वो मियोसिस से बन रहा है। अगर आप महिला है तो आपके अंदर अंडाणु जो बन रहा है, एग का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मियोसिस के जरिए, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन आयनिक आबंधों के स्थान पर सह संयोजक आबंध क्यों बनाता है? कहा जा रहा है कार्बन आयनिक आबंध क्यों नहीं बनाता है, उसके स्थान पर सह संयोजक आबंध क्यों बनाता है। आयनिक आबंध कैसे बनता है? या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके या इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ग्रहण करके। अगर हम कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। मान लीजिए कि ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में, हर एटम तो ऑक्टेट ही पूरा करना चाहता है,
तो जैसा कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 2,8 होता है। अब कार्बन चाहेगा कि भाई हम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, हर एटम यही चाहता है। तो कार्बन अगर ये चाहेगा तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज आएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, पहले क्या था 2,4 था, अब 2,8 हो गया। लेकिन जो कार्बन है इसमें 6 प्रोटॉन है भाई, अभी भी 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद भी 6 प्रोटॉन है। तो ये 6 प्रोटॉन जो है मिल करके अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी तक 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 6 प्रोटॉन पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो ये 6 प्रोटॉन जो है मिल करके इस 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। तो ऐसे में ये जो कार्बन एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, वो अस्थिर हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। एक उपाय ये भी है कि कार्बन क्या करे, अपने बाह्यतम कोश से ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे बाहर, है ना, निकाल दे बाहर। निकाल करके क्या करेगा, ये हीलियम जो कि अपने आप में अक्रिय तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सिंपली बस 2 कर दो, हो गया। एक कोश होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एटम यही चाहता है कि हम जो है अक्रिय तत्व जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। तो अगर कार्बन ये सोचेगा कि हम 4 त्याग करके हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले, तो यहाँ पर सीन क्या बनेगा, कार्बन जो है इसके ऊपर 4 प्लस चार्ज आएगा 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। लेकिन इस 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए कार्बन को बहुत ही ऊर्जा जो है वो चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है एटम से बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, उतना ऊर्जा जो है इसको कहीं से मिलने वाला है नहीं। तो ये भी नहीं बनता है, कार्बन ये भी नहीं बनाता है और कार्बन ये भी नहीं बनाता है। ना तो ये C4 माइनस बनाता है और ना ही ये C4 प्लस बनाता है। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, अपना इलेक्ट्रॉन न पूर्ति से देता है और ना ही किसी का लेता है, बस साझा में काम चलाता है। ठीक, इसीलिए सह संयोजक आबंध बनता है। क्योंकि अगर ऐसा करके आबंध जो बनाया जाता है तो उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई तो बनता नहीं है, साझेदारी होती है और साझेदारी करने से जो है सह संयोजक आबंध बनता है। यह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने या ग्रहण करने, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने या ग्रहण करने के लिए ऊर्जावान रूप से प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं है, अनफेवरेबल, है ना, अनफेवरेबल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन आसानी से 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण या त्याग कर सकता है, बिल्कुल नहीं। कार्बन में 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, गलत हो जाएगा। बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो बाह्यतम कोश में 4 होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा। इसकी परमाणु त्रिज्या बहुत बड़ी होती है, गलत हो जाएगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना, यानी कि भकड़ा चूना बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में शहर में प्लास्टिक कचरे में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, लोगों की कौन सी आदत इसका सबसे बड़ा कारण है। लोग पुनः उपयोग योग्य चीज़ें चुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, गलत हो जाएगा। अगर प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता तो 10 वर्षों में शहर में प्लास्टिक के कचरे कम होते, बढ़ते थोड़ी ना। लोग लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं के स्थान पर डिस्पोजल वस्तुओं का अधिक उपयोग कर रहे हैं। डिस्पोजल वस्तु यानी कि एक बार यूज किया और फेंक दिया, ये सही हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम एक बार दुकान पर जाते हैं और प्लास्टिक में हमें कुछ सामान मिलता है और उसी प्लास्टिक का यूज हम कई दिनों तक करते हैं, लंबे टाइम तक करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम दुकान पर जाएंगे वही प्लास्टिक लेकर के जाएंगे, उसी में सामान लाएंगे, अगली बार भी वही प्लास्टिक लेकर जाएंगे और सामान लाएंगे और उसको संभाल कर रखेंगे, ज़्यादा दिनों तक चलाएंगे। अगर ऐसा सब लोग करते हैं तो प्लास्टिक के कचरे हमें कम मिलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुकान पर जाते हैं, प्लास्टिक में सामान लाते हैं, फिर उस प्लास्टिक को फेंक देते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से जाएंगे या उस दिन जाएंगे दोबारा, फिर नया प्लास्टिक आएगा, फिर उसको फेंक देंगे। तो ऐसे ही जो डिस्पोजल वस्तुएं हैं एक बार यूज करो और फेंक दो, उनका उपयोग ज़्यादा करते हैं लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं के स्थान पर, इसीलिए प्लास्टिक के कचरे जो है वो ज़्यादा मिले हैं। अधिक लोग बसों और रेलगाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये कोई रीजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमीबा में पोषण प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो अमीबा में पोषण आपसे पूछा जाए तो आप अपने ऊपर ले लेना और सोच लेना कि आपके अंदर क्या चलता है, जो आपके अंदर चलता है वही अमीबा के अंदर चलता है। तो पोषण प्रक्रिया में, है ना, पोषण प्रक्रिया में हम लोगों के अंदर क्या होता है, पहले हम लोग भोजन खाते हैं, अंतर्ग्रहण, उसके बाद उसको पचाते हैं, पचने के बाद उसका अवशोषण हो जाता है हमारे खून में, हमारे कोशिकाओं में, और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है।
और तब जाकर के जो अपाचित खाना होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, बहिक्षेपण हो जाता है। बी आंसर। मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? 7 वर्षों तक इन्होंने मटर के प्लांट पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? है ना, गार्डन पी इसको बोलते हैं, उद्यान मटर बोलते हैं। है ना, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, पाइसम सताइवम। ये वैज्ञानिक नाम है। 7 वर्षों तक जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 7 वर्षों तक। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, क्योंकि ये यांत्रिक तरंग है तो माध्यम चाहिए। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, इसीलिए अंतरिक्ष से प्रकाश तो आता है, क्योंकि प्रकाश अपने आप में क्या है? विद्युत चुंबक की तरंग है, अयांत्रिक तरंग है, उसे चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। इसीलिए अंतरिक्ष से धरती पर प्रकाश तो आ जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के कारण जो आवाज, जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। सोचिए, अगर अंतरिक्ष से ध्वनि अगर हमारे धरती तक पहुंच जाती, न जाने कौन कौन सी आवाज, किस किस टाइप की आवाज, कौन कौन से धमाके जो है हमें सुनाई पड़ते हैं। अंतरिक्ष में तो बहुत सारी घटनाएं चल रही है, वहां से ध्वनि जो है हमारी धरती पर नहीं पहुंच रही है, वरना बहुत ही खतरनाक खतरनाक आवाजें जो है हमें सुनाई पड़ती है। लेकिन जो प्रकाश है वो पहुंच जाता है ना, निर्वात है रास्ते में, उसके बावजूद भी, क्योंकि निर्वात में ही प्रकाश चल लेता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? देखो, जब आप अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो चाहे वो कोई सा भी दर्पण क्यों ना हो, चाहे वो कोई सा भी लेंस क्यों ना हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, अगर आप अनंत पर डालते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, और वो छोटा होगा, निश्चित ही छोटा होगा। वो उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है, लेकिन छोटा तो जरूर होगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, वस्तु के समान आकार, गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा आवर्धित, गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है आवर्धित, गलत हो जाएगा। बस इतना अगर आपको पता होता है कि अनंत पर रखने से वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनता है, तो बाकी कुछ नहीं पता होता तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता, बाकी सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए। अब क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में ये जो छोटा प्रतिबिंब है ये वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में, है ना, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल लेंस है, इन दोनों में जो छोटा प्रतिबिंब बनता है बिंदु का आकार का बनता है इस केस में, है ना, एकदम से बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का, अत्यधिक छोटा लिखा है ना, बिंदु के आकार का बनता है। तो इस वाले केस में ना सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा प्रतिबिंब, और अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण और जो उत्तल लेंस होता है इस केस में वास्तविक और उल्टा बनता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, अवतल दर्पण है तो वास्तविक और उल्टा। एक विशिष्ट रूप से प्रतिरोधक परिपथ में बैटरी द्वारा प्रदत्त की गई, आई थिंक होना चाहिए, यानी कि बैटरी द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा डैश हो जाती है। तो मान लीजिए कि एक रजिस्टर है, एक सर्किट है, उसमें केवल और केवल रजिस्टर ही लगा हुआ है ना, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो बैटरी से विद्युत ऊर्जा जो है इसमें दी जा रही है, और केवल इसमें रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर है केवल, तो ये जो भी ऊर्जा इस बैटरी के द्वारा दी जाएगी वो सारी की सारी ऊर्जा जो है वो कन्वर्ट हो जाने वाली है हीट में, सारी की सारी ऊर्जा जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाने वाली है, क्योंकि केवल रजिस्टर है। बल्ब लगा होता तो प्रकाश ऊर्जा भी यहाँ पर जो है मिलती, कोई और डिवाइस लगा होता तो अन्य प्रकार की ऊर्जा भी जो है यहाँ पर मिलती, ये विद्युत ऊर्जा जो है अन्य प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट होती। लेकिन यहाँ पर केवल रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये करंट को अपोज करने का काम जो है करता है, विरोध करता है धारा को बहने में, तो यहाँ पर जो है ऊष्मा जो है केवल उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के रूप में पूर्णतः शहीद हो जाएगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।